आज हम जो है यहाँ पे एक कोर्स स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ ज़रूरी चीज़ सुन लें कि अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो आप क्या करें, अगर YouTube के ऊपर हैं तो YouTube के जहाँ पे वीडियो आ रही है उसके राइट कॉर्नर के ऊपर एक 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसको प्रेस करें, क्वालिटी ऑफ वीडियो आ जाएगी। क्वालिटी ऑफ वीडियो से आप 760 वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर लें तो आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन और इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो चले जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो यहाँ पे कोर्स को डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हमने स्टडी करना है। तो ये एक थ्योरेटिकल कोर्स है जिसके अंदर 5 चैप्टर हैं, इनको हम पढ़ेंगे। और साथ ये भी सुन लें कि ये 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, इसमें एक्सपेरिमेंटल सेक्शन जो है वो मौजूद नहीं है। तो कोर्स ऑनलाइन देख लें। इसके 5 चैप्टर में से पहला जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है। दूसरा जो चैप्टर है इंडक्शन एंड इंडक्टेंस है। जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिव करंट है। जो 4th चैप्टर है मैक्सवेल इक्वेशंस है। और जो 5th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के जो लेक्चर है, जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर जो पहला लेक्चर है वो सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होती है, इस पूरे टॉपिक के अंदर जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है, इस सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिगर्स कुछ होंगी उनको डिस्कस करेंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अ सोलेनॉइड को हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अ इंडक्टर है, इंडक्शन ऑफ अ इंडक्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टेंस आएगा। डिपेंडेंस ऑफ अ इंडक्टर है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव साइन है, इसको देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ द इंडक्टर। इंडक्टर एक हमारे पास वायर वाउंड की हुई होती है, हमने किसी सोलेनॉइड के ऊपर ये वायर वाउंड की होती है। इसको हम कॉइल भी कह सकते हैं, इसको हम चोक भी कह सकते हैं, इसको हम रिएक्टर भी कह सकते हैं। और ये 2 टर्मिनल डिवाइस है। जब इन 2 टर्मिनल्स को हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 टर्मिनल्स हैं, ये 2 टर्मिनल्स हैं। जब ये 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस हम एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो इसकी वजह से करंट पास होता है, इस कॉइल के अंदर से करंट पास होता है। इस कॉइल को हमने वाउंड किया होता है एक सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर। ये कोर कंडक्टर की भी हो सकती है, इंसुलेटर की भी हो सकती है, यहाँ पे वैक्यूम भी जो है वो कोर हो सकती है। तो जैसे ही इस कंडक्टिंग वायर के अंदर से करंट पास होता है, इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर की जा सकती है। तो ये इंडक्टर हमारे पास एनर्जी स्टोर करने वाली एक डिवाइस है। लाइक अ कैपेसिटर से भी हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो इंडक्टर भी सेम वैसी ही डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करेंगे इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ एन इंडक्टर आल्सो कॉल्ड अ कॉइल, choke or reactor is a passive 2-terminal electrical components that store energy in a magnetic field when electric current flow through it। जब इसके अंदर से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होगी। एन इंडक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटेड वायर वाउंड इनटू अ कॉइल अराउंड अ कोर। तो कह रहा है यहाँ पे कि ये जो कंडक्टिंग वायर है इसको इंसुलेटर कोर के ऊपर हमने वाउंड किया होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, इसके हवाले से डेफिनेशन थी जो कि यहाँ पे बताई मैंने कि इंडक्टर क्या होता है। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इंडक्टर को लेके। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, इंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो प्रोवाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप यहाँ पे इसकी फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास जो इंडक्टर है, जब इसके अंदर से करंट पास हो रहा है
तो इसके इसके इनसाइड जो है, ये जो स्पिरल टाइप हमारे पास ये वायर को वाउंड किया, इसके इनसाइड अगर आप देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस इंडक्टर के आउटसाइड देखें, ये आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं, इसके ऊपर वाली साइड पे, इसके नीचे वाली साइड पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो इसका जो पॉइंट है, इट इज प्रोवाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। द सोलेनॉइड एक्ट एज एन इंडक्टर, तो इंडक्टर कह लें या सोलेनॉइड कह लें, ये एक ही बात है। द एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। जब हम चार्ज कैपेसिटर के साथ सीरीज में हम लगा देते हैं इंडक्टर को, तो उसमें क्या आता है, जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज की एक्सेस होती है। जब हम जो है इंडक्टर को उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, वो अपने आप को कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज करेगा और वो करंट जो है वो इंडक्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इंडक्टर फिर उस करंट को दोबारा कैपेसिटर के ऊपर भेजेगा, कैपेसिटर उस करंट को फिर दोबारा इंडक्टर के ऊपर भेजेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो यहाँ पे एक एनर्जी ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये एक इसके हवाले से पॉइंट था। इंडक्टर परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। हमारे पास जो इंडक्टर है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपने अंदर से सिर्फ डीसी करंट को पास होने देती है, बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट, और ये एसी करंट को ब्लॉक कर देती है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिव करंट को तो पास होने देती है लेकिन डीसी करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देती। ये जो इंडक्टर है ये हमारे पास चोक के तौर पे काम होता है। बाज़ दफ़ा हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कभी ऐसी पॉइंट ऐसे मतलब कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको परमानेंटली करंट प्रोवाइड करना होता है, तो हमारे पास करंट की वेरिएशन आ रही होती है लेकिन हमने वहाँ पे उस डिवाइस को परमानेंटली करंट प्रोवाइड करना होता है, तो फिर हम वहाँ पे चोक लगाते हैं। चोक एक ऐसी डिवाइस है जो कि बेसिकली इंडक्टर ही होता है जो कि उस डिवाइस की करंट के अंदर जो वेरिएशन आ रही उसको बिल्कुल यूनिफॉर्मली करके उसको प्रोवाइड करता है। तो ये इंडक्टर जो है एक चोक के तौर पे भी काम करता है। इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी सबसे पहले फिगर पे आ जाए। ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस जब हमने वोल्टेज V प्रोवाइड किया, ये इंडक्टर को हमने जो है वो इस तरह से है कि ये इस तरह से वायर वाउंड की, इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न है वायर के वो कैपिटल N है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है, तो इसको लेंथ ऑफ द कॉइल कह सकते हैं। इस वायर को जो वाउंड हमने किया हुआ है एक सिलेंड्रिकल इनर कोर मटेरियल के ऊपर हमने इसको वाउंड किया हुआ है, जबकि इस सिलेंड्रिकल जो इसके अंदर हमने कोर रखी हुई है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। जब इसके अंदर से करंट पास होगा तो बाय राइट हैंड रूल आप यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर आप यहाँ पे देखें इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसके इनसाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसीडर एन इंडक्टर आर सोलेनॉइड थ्रू विच करंट I फ्लो एज शो इन अ फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI इज जनरेटेड इनसाइड द इंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू वाइंडिंग ऑफ इंडक्टर। जब B इस इंडक्टर के अंदर से करंट पास होगा तो करंट के पास होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI है। आप यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल को वेरी करते हैं, पोटेंशियल के वेरी होने से करंट में चेंज आएगा। जैसे ही इस कॉइल के अंदर से करंट चेंज होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड।
करंट अगर कम होगा तो साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी, अगर करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स लगाई हुई है, वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, इसके चेंज होने से करंट चेंज होता है और करंट के चेंज होने से यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके अंदर से जो लाइंस पास कर रही हैं, तो इस वजह से हमारे पास एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ से करंट चेंज होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इन दैट केस हमारे पास चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। द जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम इज इक्वल टू बी ए ड्यू टू दिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ अ इंडक्टर। अच्छा, अभी हम यहाँ तक बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जैसे ये वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई की, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट यहाँ से पास करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसका फार्मूला हमारे पास ये आया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब जब यहाँ पे करंट चेंज हुआ, इसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही किसी डिवाइस के अंदर या किसी इंडक्टर के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ पे ये इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इंड्यूस ईएमएफ को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ एंड रिटन एज। तो इसको हम इस तरह से इसको कह सकते हैं, एप्सिलॉन एक्स इज अ induced EMF of a inductor which is directly proportional to the change of current with respect to time, या जिसको rate of change of current भी कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं, हमारे पास एक इक्वालिटी आता है, साथ कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये माइनस एल कांस्टेंट आ रहा है, माइनस एक है और दूसरा साथ एल है। L हमारे पास जो है, L इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है। एप्सिलॉन L इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो अभी तक हमने जो इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर के बारे में पढ़ा वो मैंने बताया है कि ये इंडक्टर के दो टर्मिनल्स हैं, इनके क्रॉस पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पोटेंशियल के चेंज होने से अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल के चेंज होने से करंट चेंज होगा, जैसे यहाँ पे करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी, उस इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास माइनस एल आता है, माइनस एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो यही हमने इसके बारे में ही हमने ऊपर टॉपिक में ऊपर हमने इसको हेडिंग दी हुई थी कि इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ द इंडक्टेंस क्या है, कि ये जो इंडक्टेंस है एल ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करती है। ये हमारे पास है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे पास स्मॉल एन है, एक हमारे पास कैपिटल एन है। कैपिटल एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कैपिटल एन की वैल्यू 7 है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्मॉल एन की बात करें, स्मॉल एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये जो इंडक्टेंस है सबसे पहले ये स्मॉल एन के साथ रिलेट करती है, स्मॉल एन के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा अगर हम देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मीडियम, जो सा भी आपने जो कोर प्लेस की हुई है उस इंडक्टर के इनसाइड जो हमने इंसुलेटिंग कोर प्लेस की हुई है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो भी जो है उसके हेल्प से भी इंडक्टेंस को जो है वो चेंजिंग आती है। तो इंडक्टेंस जो है वो
कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम के ऊपर भी ये जो है वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ अ नेगेटिव साइन देख लेते हैं। ये जो अभी हमने एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू माइनस एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया है, इसमें माइनस जो साइन है वो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, द नेगेटिव साइन मीन्स दैट, ये नेगेटिव साइन जो हमें बताता है सेल्फ इंडक्शन EMF must oppose the cause which produce it. The induced EMF is also called a back EMF. ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें यहाँ पे बताती है कि जो यहाँ पे द नेगेटिव साइन मीन दैट सेल्फ इंडक्शन EMF, मतलब जो इंड्यूस EMF यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है इसको बैक EMF भी कहते हैं। ये बैक EMF उस काज को अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो इंड्यूस EMF है वो करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई है, और यहाँ पे ये जो EMF है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है ये उसको ही अपोज करेगी। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो नेगेटिव साइन है बेसिकली शो करेगा कि जो इंड्यूस EMF है ये करंट को अपोज करेगी। इसके हवाले से मैंने यहाँ पे दो तरह से एग्जांपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली जो यहाँ पे एग्जांपल है, हम फर्ज करते हैं सडनली डिक्रीज द EMF ऑफ अ बैटरी इन द सर्किट। हमने जो सोलेनॉइड के साथ बैटरी कनेक्ट करनी है, अगर उसकी सडनली EMF को कम करें, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि EMF को कम करने से करंट जो है वो स्टार्ट टू डिक्रीज, करंट कम होना शुरू हो जाएगा, तो करंट में चेंज आ जाएगा। दिस डिक्रीज in current is the change which must be opposed by inductance according to Lenz's law। अब Lenz's law एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले यहाँ पे ये बताया कि नेगेटिव साइन के बारे में इसने यहाँ पे बताया कि ये जो इंड्यूस EMF है ये जिस काज की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको अपोज करती है। जैसे कि यहाँ पे EMF की अगर हम जो अप्लाइड EMF है, अप्लाइड बैटरी, उसकी अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट स्टार्ट हो जाता है डिक्रीज होना। इसके डिक्रीज होने की वजह से जो इंड्यूस EMF है वो इसको अपोज करेगी, ये हमें लेंज़ लॉ ने बताया। देयरफॉर इंड्यूस EMF मस्ट प्रोवाइड, इंड्यूस EMF मतलब बैक EMF मस्ट प्रोवाइड एन एडिशनल करंट इन द सेम डायरेक्शन एज I टू अपोज द फॉलोइंग करंट। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो बैक EMF है, जैसे करंट रिड्यूस होना शुरू हुआ है, बैक EMF इस करंट को सपोर्ट करेगा और इसकी वैल्यू को कम होने नहीं देगा। तो मतलब करंट यहाँ पे कम होना चाह रहा है, लेकिन ये जो इंड्यूस EMF करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई थी ये उसको कम होने नहीं देगी। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें बताता है कि ये जो इंड्यूस EMF जिस काज की वजह से प्रोड्यूस हुई है ये उसको ही अपोज करेगी। नेक्स्ट, इस तरह से भी इस को हम ले सकते हैं, इफ वी सडनली इंक्रीज द बैटरी EMF इन द सर्किट। जो अप्लाइड बैटरी है जिसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर करंट पैदा होता है, अब इस केस में वो कह रहा है कि अगर उसको इंक्रीज करते हैं, द करंट स्टार्ट वांट्स टू इंक्रीज, तो ये मस्ट है कि वहाँ पे EMF के बढ़ाने से, पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा। The increase in current is opposed by the inductance through a additional current in a direction opposed to I. In each case, the induced EMF act to oppose the change in the current. अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे करंट यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ है तो जो इंड्यूस EMF है इसको अपोज करेगी। अपोज करने से मतलब अपोज करेगी, इस करंट को इंक्रीज होने से रोकेगी। तो ये जो है हमारे पास नेगेटिव साइन जो है बेसिकली ये शो करता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ कि जैसे ही जो इंड्यूस EMF है ये उस काज को अपोज करती है, उस वजह को अपोज करती है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई होती है। तो ये हमारा आज इसका टॉपिक था। नेक्स्ट हम टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।